नमस्कार दोस्तों। एग्जाम सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन सेशन। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें या फिर हम किसी भी देश की ज्योग्राफिकल बात करते हैं या फिर महाद्वीप की करते हैं, तो सबसे पहले हमें 4 पॉइंट पर चलना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं उसकी स्थिति, उसके बाद में हम देखते हैं उसका नामकरण, उसके बाद में तीसरा पॉइंट होता है उसका आकार और उसका चौथा पॉइंट होता है विस्तार। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट हैं उनको देखने वाले हैं, जिनमें हम भारत के बारे में सबसे पहले देखेंगे कि वो ग्लोब पर कहाँ स्टैंड करता है। पहला पॉइंट यानी उसकी स्थिति के बारे में जानेंगे। दूसरे पॉइंट को लेकर मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट देखेंगे भारत के नामकरण को लेकर, और इसी के संदर्भ में पूरी ज्योग्राफी जो होने वाली है इंडियन, वो हमारी टोटल मैपिंग पर आधारित होगी। तो चलिएगा शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है ग्लोब। इसे मान सकते हैं हम हमारी पृथ्वी। यहां तक की बातें उम्मीद है आप आराम से ग्लोब देखा होगा। मानचित्र जो होता है, मानचित्र क्या होता है कि कागज पर मान सकते हैं ना, कागज पर जो वर्ड है उसको उकेरा जाता है। ठीक है। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब राउंड शेप में होता है। जब इसको कागज की शेप में लाएंगे या मानचित्र के शेप में लाएंगे तो ये वाली जो पोजीशन है, चलिए ये वाली जो शेप है वो कुछ आपको ऐसी नजर आएगी। मानचित्र आप ऐसे ही तो देखते हैं। और ये वाला कौन सी पोजीशन हो जाती है, ग्लोब की। और ये वाली हम बात करें, ये कौन सा हो जाएगा, मानचित्र के बारे में। इतनी बात के बाद में देखो, हमें भारत की स्थिति देखनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारी पृथ्वी को बीच से दो भागों में विभाजित कर दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम हमारी पृथ्वी के दो टुकड़े कर दें, लेकिन हम मान सकते हैं कि एक काल्पनिक आधार पर इसको हमने दो भागों में बांट दिया। और जो बीच वाली जो रेखा है जो इसको दो भागों में बांट रही है, इस काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ओके। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के यदि हम ऊपर वाले पार्ट को लेकर बात करते हैं, ये वाला पूरा पार्ट, तो ये वाला पार्ट देखो, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ में है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध। इस भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा किस में आता है, दक्षिणी गोलार्ध में। आप भारत को देख पा रहे हैं, यहां पर हमारा भारत है ना, ये वाला क्या है, हमारा भारत है, अर्थात इंडिया है। ओके। जो कि भूमध्य रेखा के उत्तर में है। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे। हालांकि मैं अक्षांश देशांतर की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी कुछ बात कह रहा हूँ कि विषुवत रेखा के ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थ में है, नीचे वाला पार्ट है वो दक्षिणी में है। अर्थात ये पूरा का पूरा इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो उत्तरी गोलार्ध वाला, इसमें जो अक्षांश आते हैं वो आते हैं उत्तरी अक्षांश। कौन से आते हैं, उत्तरी अक्षांश। नीचे वाले पोर्शन में आएंगे कौन से हो जाएंगे, वो दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। तो इससे एक बात हमारी यहां पर स्पष्ट हो गई कि भारत की जो स्थिति है वो कौन सी है, उत्तरी गोलार्ध। या फिर मैं यहां पर यह भी लिख सकता हूं, भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांशों में। ठीक है। इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं। यहां से कुछ बातों को कवर करने का प्रयास करना। जैसा हमने ग्लोब पर देखा, उसी प्रकार से यदि हम मानचित्र को लेकर बात करते हैं तो देखो ये वही विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। और यहाँ वाला जो एरिया है ये वाला अपना भारत है। ओके। यानी सिंपल वे में मैं ये कह सकता हूं कि भारत की स्थिति चाहे मानचित्र के संदर्भ में देखें हम या ग्लोब के संदर्भ में देखें, भारत की स्थिति है वो अक्षांशों में देखें तो कैसी है, उत्तरी अक्षांशीय, या फिर मैं बोलूं तो उत्तरी गोलार्ध। उम्मीद है यहां तक की बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। चलिए दूसरा थोड़ा सा मैं यहां पर और बात करता हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। चलिए देखो,
एक रेखा है, आपको पता है यहां पर ये वाला ब्रिटेन, मैं यहां से एक सिंपल सी एक लाइन खींचता हूं, ये लीजिए। इस रेखा को क्या करते हैं, इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर, या फिर इसको बोला जाता है ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, ये ग्रीनविच रेखा देखो, इसके ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, इसके ये ऊपर वाला पार्ट सारा का सारा क्या था, उत्तरी पार्ट था। यहां पर भी देखेंगे तो भी उत्तरी ही होगा। इसके नीचे वाला पोर्शन क्या था, दक्षिणी था ना, देखो दक्षिणी गोलार्ध नीचे लिख रखा है। और इधर वाले की बात करते हैं तो भी दक्षिणी ही होगा। लेकिन ये 0 डिग्री देशांतर या जो ग्रीनविच रेखा है, इसके यदि हम इधर वाली साइड जाते हैं, इस वाली साइड, तो इधर वाला जो पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, इधर वाला पूरा का पूरा पोर्शन होगा वो होगा पूर्वी। इधर वाले की बात करूं, इस रेखा के मतलब पूरा वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, पूर्वी है। इसके इस साइड वाला कौन सा हो जाता है, पश्चिमी है। और इधर वाला भी पश्चिम है ना। चलिए समझ गए यहां तक। यानी उत्तरी का मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो नॉर्थ लगा सकते हैं, यहां पर नॉर्थ हेमस्फीयर। ये वाला नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, साउथ हेमस्फीयर। यहां पर बात करें तो ईस्ट हेमस्फीयर, और इधर वाले की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट हेमस्फीयर। ठीक है, इतनी बात समझे। अब एक स्थिति से तो हमें क्या पता चल रहा है कि भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी अर्थात नॉर्थ है। दूसरा, यानी कि देशांतरों के हिसाब से हम देखते हैं तो देशांतरों के हिसाब से भारत की जो स्थिति है विश्व के संदर्भ में या ग्लोब के संदर्भ में दोनों में एक ही आएगी। और वो स्थिति कैसी आ रही है, पूर्वी और उत्तरी। इसीलिए भारत की जो स्थिति है विश्व के संदर्भ में हम क्या लिखते हैं भारत के बारे में, कि विश्व के संदर्भ में भारत की जो स्थिति है वो होती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे कि भारत की स्थिति विश्व के संदर्भ में आपसे पूछे, ग्लोब के संदर्भ में आपसे पूछे, तो एक ही हमारा आंसर होगा, वो कौन सा है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यहां तक की बातें समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट में चलता हूं। यदि आपसे सवाल पूछा जाता है कि भारत की स्थिति एशिया के संदर्भ में कैसी, हमने विश्व के संदर्भ में देखा, अब बात करते हैं एशिया के संदर्भ में। तो एशिया के संदर्भ में थोड़ा सा देखिएगा, ये वाला पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है, वैसे वर्ल्ड का है ये मैप। हम जान सकते हैं यहाँ पर सिंपल सा कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ये कौन सा है, साउथ अमेरिका है। इस वाले को लेकर बात करते हैं तो अफ्रीका है, और ये वाला यूरोप है, और ये वाला एशिया है, और ये वाला कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि मैप में दर्शाया हुआ भी है। जितना ये येलो कलर वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, एशिया महाद्वीप का है। यहां पर आप देखिए, यदि आप यहां से थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं तो देखो ये वाला जो पूरा का पूरा पोर्शन है ये यहां पर, ये हमारे भारत का है अर्थात इंडिया का है। ओके, अब यदि आप इसको थोड़ा सा बांटना चाहें, थोड़ा सा बांटना चाहें तो देखिए मैं ऐसे बांट सकता हूं इसको, एकदम सेंटर से आ रहा है। इस वाले को कौन सा कह देंगे, केवल एशिया के संदर्भ की बात कर रहा हूं ना, इस येलो वाले पार्ट की उत्तरी भाग। नीचे वाला कौन सा है, दक्षिणी। इधर वाला कौन सा है, पूर्वी। और इधर वाला कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी। ठीक है, तो हम सीधा सा सिंपल सा ये कह सकते हैं कि एशिया के संदर्भ में भारत की जो स्थिति है वो कैसी है, दक्षिणी है। दूसरे पोर्शन पे आप देखो तो देखना यहां से, दक्षिणी की बात हमने कर ली। दूसरी ओर हम देखते हैं तो देखो भारत के इधर भी देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये अरब कंट्रियां। इधर भी जाते हैं तो देखो म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, ऐसी कंट्री आती है। तो हम ये कह सकते हैं, देखो सिंपल सा सवाल ऐसा ही आता है हालांकि एग्जाम में तो, कि भारत की स्थिति एशिया के संदर्भ में कैसी है, दक्षिणी है। दूसरा, यहां पर देखना, हम ये भी बोल सकते हैं कि मध्य दक्षिण में, क्या, मध्य दक्षिण में, अर्थात एशिया के दक्षिण में तो है लेकिन बिल्कुल सेंटर में। यहां पर हो जाता
यहां पर भारत की स्थिति होती इस वाली जगह, हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी तो है लेकिन कौन सा है, पूर्वी है। ये एकदम मध्य दक्षिणी है, या फिर सिंपल सा हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि दक्षिणी स्थिति है। तो विश्व के संदर्भ में हमने क्या देखा, भारत की स्थिति कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति कैसी है, दक्षिणी। ओके, चलिए नेक्स्ट में देखिएगा, यदि हम भारतीय उपमहाद्वीप यानी प्राकृतिक की बात करते हैं, तो एशिया उपमहाद्वीप में हमें बहुत से ऐसे देश देखने को मिलेंगे। और इन देशों में यदि हम बात करें तो देखो जरा, यहां पर ये तो हमारा भारत, इंडिया है। इधर देखते हैं तो ये आपको पाकिस्तान नजर आएगा, ये वाला पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान है। यहां पर देखते हैं तो ये नेपाल है, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो भूटान है, और यहां पर वैसे तिब्बत वाला एरिया है लेकिन ये एक्चुअल में चाइना के अधिकार क्षेत्र में है। यहां पर देखते हैं तो ये बांग्लादेश है, और यहां पर क्या आ जाता है, म्यांमार। इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप। नीचे की ओर देखते हैं तो देखो यहाँ पर मालदीव भी है और यहाँ पर श्रीलंका भी है। इधर वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये इंडोनेशिया का है। देखिए भारत जलीय सीमा की बात करते हैं तो उस समय हम श्रीलंका की भी बात करते हैं, इंडोनेशिया की भी बात करते हैं, और इधर मालदीव को लेकर भी बात करते हैं ना। जैसे हम बात करें इंडोनेशिया की, आपने नाम सुना होगा ग्रेट चैनल का। यहां पर बात करते हैं श्रीलंका की, आपने सुना होगा पाक खाड़ी का या पाक जलडमरू मध्य या पाक स्ट्रेट। उन दोनों के द्वारा श्रीलंका और भारत अलग होते हैं। वहीं पर हम मालदीव की बात करते हैं तो 8 डिग्री चैनल का आपने नाम सुना है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को भारत से अलग करता है, अर्थात भारत का जो भाग है लक्षद्वीप उसको अलग करता है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी कुछ बातें हुई। ये हमारा भारत का मानचित्र है। ओके, अब सबसे पहले इस भारत के मानचित्र के ऊपर चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम इसका अब नामकरण, और नामकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। ये हमारा आज का भारत है, जिसमें लगभग बोलूं मैं सिंपल सिंपल सी कुछ बातें हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि 28 तो राज्य हैं इस, ओके, और प्लस में देखा जाए तो 8 क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश, या जिनको यूटी बोला जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, और 28 राज्य। सबसे पहले हम देखें तो भारत का नाम प्राचीन काल से ऐसा नहीं था कि भारत का नाम भारत ही था। भारत के नामकरण को लेकर कुछ बातें हैं, वो थोड़ी सी हम देखने का प्रयास करते हैं ना। भारत देख लिया, ऐसा मैप है, हम इसी के संदर्भ में बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको यानी कि राजस्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, वो स्थिति पढ़ाने से पहले हम ये तो जाने कि इस जगह को नाम भारत आखिर पड़ा कब या इंडिया कब पड़ा, वो चीजें समझते हैं ना। उसके बाद में हम मैपिंग पे चलेंगे और उसके बाद में भारत के जो बेसिक्स हैं वो स्टार्ट होंगे हमारे। चलिए कुछ बेहतरीन जानकारी लेते हैं यहां पर हम। ओके, देखिए जरा, सबसे पहले यदि मैं बात करूं भारत का नामकरण, ठीक है, भारत का नामकरण, ओके, और भारत के नामकरण के बारे में कुछ बातें जैसे जैसे करते चलते हैं ना। जैसे आपने भारत के नामकरण के बारे में कुछ बातें पढ़ी हैं और कुछ बातों को लेकर देखा जाए सिंपल सी, तो एक ने आपने नाम सुना होगा कुछ, जैसे ब्रह्मव्रत नाम सुना होगा, सोने की चिड़िया भी नाम सुना होगा, सुना है ना, हिंदुस्तान भी सुना है, भारत भी सुना है, और इंडिया भी सुना है। और बात करें तो प्राचीन काल में इसको जम्मू द्वीप भी कहा जाता। चलिए कुछ बातें हैं, चलो मैं 1 नंबर पर मैं डाल देता हूं सबसे पहले जम्बू द्वीप। ओके, जम्बू द्वीप। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं यहां पर आर्यावर्त, आर्यावृत की। ओके, तीसरे नंबर पर मैं बात कर लेता हूं भारत की, या फिर मैं भारतवर्ष की। ओके, 4 नंबर पर यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर भारत का तो नाम हालांकि आ जाएगा। 5वें नंबर पर मैं लिख देता हूं, यहां पर हम बात करेंगे इंडिया को लेकर।
छठवें नंबर पर चलो लिख देते हैं हम सबसे पहले सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया। आप सिंपल सी कुछ बातें हैं उनको देखने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं ना, आप अच्छे से समझ पाओगे। देखिए जरा, सबसे पहले हम जम्बूद्वीप को लेकर बात करें तो जम्बूद्वीप जो भारत का था, ये भारत का प्राचीन नाम क्या है भाई? भारत का प्राचीन नाम जो था वो कौन सा था? जम्बूद्वीप। प्राचीन काल में इस भूखंड को किस नाम से जाना जाता था? जम्बूद्वीप के नाम से। उसके बाद में आपको पता है कि भारत में आर्यों का आगमन हुआ। आर्य पूरे भारत को नहीं जानते थे। आर्य जो लोग थे वो सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां थी उस वाले एरिया को नाम से जानते थे। आपने जैसे 16 महाजनपद भी नाम पढ़े होंगे ना, उनमें कुरुक्षेत्र भी आता है, नाम सुना होगा, पांचाल भी आता है। तो महाभारत कालीन और हाल ही में लॉकडाउन की बात करें तो सभी लोगों ने महाभारत है उसको बहुत देखा है। सभी फैमिलियों ने साथ मिलकर देखा है। घर में बैठे कुछ काम था नहीं तो आपने बार बार में सुना होगा जब एक अंतरिक्ष का सा सीन आता था और उसके बारे में ये कहा जाता था कि इस भारत वर्ष में, यानी महाभारत कालीन हम बात करते हैं तो भारत के लिए क्या शब्द प्रयोग में किया जाता था? भारत वर्ष। दूसरा, आप देखिए कि जब गांधारी गांधारी धृतराष्ट्र को पुकार रही है, ठीक है, धृतराष्ट्र को पुकार रही है, या फिर हम बोले तो जो भी रानियां हैं अपने पति को पुकार रही, तो वो उनको क्या कहते थे? आर्य के नाम से बोलती थी कि नहीं? आर्य के नाम से, या फिर उनको कहा जाता था आर्य पुत्र। तो हम सिंपल सा ये कह सकते हैं कि आर्यावर्त और भारतवर्ष, ये जो शब्द आए हैं ये आर्यों के कारण आए। किसके कारण? आर्यों के कारण भारत को मिले ना। और साथ में ही देखो, भारत और इंडिया और सोने की चिड़िया पे बात कर लेते हैं, इन दो पे बाद में करते हैं। सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया भारत को क्यों कहा जाता था? आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में वास्को डी गामा का आगमन होता है और वास्को डी गामा के आगमन के साथ भारत में है जो काली मिर्च का जो व्यापार है वो थोड़ा सा और भी बढ़ जाता है। और भारत की खोज मानते हैं कि वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भारत उससे पहले था ही नहीं, लोग तो थे ही। अब वास्को डी गामा और उनके आने के बाद में क्या होता है, जैसे ही यूरोप से कनेक्ट होता है भारत जलमार्ग के द्वारा, और जैसे ही यूरोप से कनेक्ट होता है तो वहां पर क्या देखते हैं कि भारत में जो दक्षिणी भारत, जहां पर मसालों का काफी उत्पादन होता है, तो मसालों के उत्पादन में मेनली जो काली मिर्च थी, काली मिर्च को क्या करते थे ये, यहाँ से लेके जाते, मानते हैं कि यहाँ पर परचेजिंग उन्होंने की 100 रुपए की, ठीक है, 100 रुपए की परचेजिंग कर ली वर्तमान स्थिति के आधार पर केजी। अब इसको वो यूरोप ले जाकर 61 रुपए में बेच रहे हैं। सॉरी, 6100 रुपए में ना, 6100 रुपए में। यानी सिंपल सा मैं ये बोलूं तो वो लोग जो थे काली मिर्च पर 60 गुना मुनाफा कमाया करते। कितना मुनाफा कमाया करते थे? 60 गुना। जब हम किसी काम में या बिजनेस में 1 रुपया लगाए, ठीक है, और 60 रुपए प्लस के हमें मिले लाभ के, मूल रकम के अलावा, यानी 60 गुना मुनाफा हो रहा है। इस कारण से यूरोपीय जो लोग थे वो भारत को क्या कहा करते थे? बोला ये सोने की चिड़िया है, यहां से व्यापार हमें करना चाहिए। वहीं दूसरे संदर्भ में हम देखते हैं भारत की स्थिति के बारे में, तो देखिए कि भारत उस समय क्या स्थिति में था कि भारत किसी देश से आयात नहीं करता था, मतलब परचेजिंग नहीं कर रहा था, उल्टा क्या कर रहा था? अपने सामान को बेच रहा था। अब उस समय आज की तरह मुद्रा डॉलर तो थे नहीं। अब मुद्रा डॉलर नहीं है तो बदले में कुछ ना कुछ तो लेंगे, और वो क्या लिया करते थे? वही सोना, वही चांदी। मेनली सोने से ही व्यापार हुआ करता था। इसलिए भारत में क्या था कि सोने का आगमन तो हो रहा था लेकिन निकास नहीं हो रहा था। तो दूसरे संदर्भ में देखें तो भारत को इसलिए भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। और दूसरा मैंने ये भी बताया कि इस लाभ के कारण यूरोपीय थे वो भी भारत को सोने की चिड़िया कहा करते थे। इतनी बात ठीक है। चलिए, वहीं पर हम देखो आर्यों को लेकर बात कर रहे हैं ना। आर्यों के लिए बात करें हम
तो आर्यों का जो उल्लेख है ना, आर्यों का जो उल्लेख है हमें कहां पर मिला है? आर्यों का जो उल्लेख है आपको देखने को मिलेगा कहां पर? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में। आपको पता है कि ऋग्वेद की हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में आपको नजर आएंगे 10 मंडल। ठीक है, और यहां पर हम बात करें तो 10 मंडल में जो 10वां मंडल है, इस 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त। इस पुरुष सूक्त में क्या किया गया है? जो 4 वर्ण है उसका उल्लेख भी किया गया है। आप समझे कि ऋग्वेद में भी आर्यों का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद की बात करें 10 मंडल, और आर्यों का स्पेशल उल्लेख कौन से में हुआ है? 10वें मंडल में ना, और 10वें मंडल के भी पुरुष सूक्त में हुआ है। यहां तक की बात है, और वहां पर बात की गई है मेनली जो 4 वर्ण है उनको लेकर। ओके, वैसे ऋग्वेद के टोटल जो सूक्तों की बात करें तो 1028 सूक्त हैं। सूक्त टोटल कितने हैं? 1028 सूक्त हैं, और 10वां मंडल है। और 10वें मंडल की हम बात करें तो 10वें मंडल में कौन से लिया गया है? पुरुष सूक्त की बात की गई है, और इस पुरुष सूक्त में क्या दिया गया है? 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है कि 4 वर्ण ये वाले। यहां तक की बात समझ आई आपको? उम्मीद है ये थोड़ा सा है मैंने बताया है कि जम्बूद्वीप है वो भारत का प्राचीन नाम। आर्यावर्त की बात करें और भारतवर्ष, या फिर मैं बोलूं भारत, तो ये आर्यों के समय से ही नाम प्रचलन में था, भरत राजा हुआ करता था। वहीं पर देखो, मैंने बताया कि महाभारत काल में इस भूमि को क्या कहा जाता था? आर्यावर्त कहा जाता, क्योंकि यहां पर आर्यों का निवास। ओके, अब बात करते हैं मेनली इंडिया को लेकर और हिंदुस्तान को लेकर, है ना। थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा प्रयास करना, आप अच्छे से समझ पाओगे। चलिए हम बात करते हैं हिंदुस्तान को लेकर, उसके बाद में नाम पड़ा इसका इंडिया, हिंदुस्तान। मैंने बताया कि यदि हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो भारत की सबसे जो फेमस नदी थी वो कौन सी थी? सिंधु नदी, और सिंधु की सहायक नदियां। जब भी हम वेदों को खोलते हैं तो सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, जैसे सिंधु की सहायक नदियों में बात करें तो जैसे झेलम है, रावी, व्यास, चिनाब, इनका नाम सुना है आपने? तो इन्हीं का बार बार जिक्र होता है। और हिंदुस्तान की हम बात करें तो देखो हिंदुस्तान जो नाम है वो कैसे पड़ा? भारत में कौन सी नदी बह रही है? सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। हिंदुस्तान जो कहने वाले लोग थे वो लोग कौन से थे? ईरानी लोग। किसने कहा? ईरानियों ने कहा। ईरानी जो लोग थे, ईरानी लोग थे, वो से का उच्चारण क्या किया करते थे? से का उच्चारण किया करते थे वो है नाम से। ओके, है किया करते थे। अब यहां पर वो सिंधु नदी को उच्चारण क्या करेंगे? सिंधु नदी का उच्चारण वो सिंधु नहीं कर रहे हैं, यहां पर वो क्या कर रहे हैं? इसका उच्चारण वो हिंदू कर रहे हैं। ठीक है, और धीरे 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 यहाँ के जो लोग हैं, इस सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं, देखो नदी को क्या कहा उन्होंने? हिंदू। और सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा? हिंदुस्तान। क्या नाम पड़ा? हिंदुस्तान। ठीक है, तो इतनी सी बात हिंदुस्तान की आप समझ पाए हो। ठीक है, दूसरा, इसी सिंधु नदी को थोड़ा सा मैं और कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं। इस सिंधु नदी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इंडस। इंडस कहते हैं ना। आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, वहां पर हम पढ़ते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, पढ़ते हैं ना? तो थोड़ा सा आप कनेक्ट करने का प्रयास करना, यहाँ पर इंडस सिंधु नदी से है। और धीरे धीरे ये वाला जो इंडस है, ये कहने वाले जो लोग थे वो ईरानी नहीं थे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनानी लोगों को लेकर। यूनानी, यूनानियों ने इंडस नदी के किनारे रहने वाले या आसपास रहने वाले जो लोग हैं और उस क्षेत्र है, उसको क्या कहा? इंडिया कहा। तो सिंपल सा हम लगा सकते हैं कि यूनानी लोगों ने तो क्या कहा है इसको? इंडिया। लेकिन इंडिया को फेमस बनाने का काम, यानी इंडिया को प्रसिद्ध करने का जो काम है वो अंग्रेजों ने किया है। ठीक है, किसने किया है? अंग्रेजों ने। इंडिया शब्द किसने आया? यूनानी शब्द है एक प्रकार से।
कौन सा शब्द है? यूनानी शब्द है। और इंडिया को फेमस किसने किया है? अंग्रेजों ने किया है। सिंधु के कारण ही क्या पड़ा? हिंदू, और हिंदू से क्या बना? हिंदुस्तान। ये शब्द देने वाले लोग थे, वो लोग कौन थे? ईरानी। यहाँ तक की उम्मीद है सभी को ये बातें हैं पसंद आई होंगी। तो आज के पहले सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।